Hello students, I am Mrs. Anita, a faculty from Hartron Skill Center near Jat College, Hisar. Today our topic is Structure Part 2. स्ट्रक्चर पार्ट 1 में हमने किया था कि उसमें स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर के प्रोग्राम कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर में कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू और रन टाइम वैल्यू। यहाँ तक हमने प्रोग्रामिंग की थी। इसे हम इसी स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अभी तक हमने स्ट्रक्चर में किया कि स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग, जब स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू कैसे देनी है, रन टाइम वैल्यू कैसे दे रहे हैं। तो अब हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए हम सीधा इसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं हम। स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। स्ट्रक्चर में हम करते हैं स्टूडेंट, और यहां पे हमने लिया करेक्टर नेम और साइज दिया 20। फिर हमने लिया इंटीजर में रोल नंबर। ये दो डेटा मेंबर ले लिए हमने। यहां पर स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। अब हमें लिखना है यहां पे void शो, हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं यहां पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट और ये std, थोड़ा सा स्पेस। यहां पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है स्ट्रक्ट, क्योंकि ये हम स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और std हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। फिर आगे आते हैं void main struct stu स्टूडेंट, जो हमने नेम लिया है std, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्लियर स्क्रीन यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, अभी हमें जो नेम और रोल नंबर हमने इसमें स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर यूज किए हैं, इनको वैल्यू देनी है। हम लिखेंगे printf enter your name, enter your name scanf %s std, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डॉट नेम। फिर हम लिखेंगे printf \n enter your roll number scanf %d %std डॉट रोल नंबर। रोल नंबर की स्पेलिंग एकदम जो हमने ऊपर यूज की हुई है। फिर हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं शो std, ऑब्जेक्ट देंगे साथ में, और गेट ch, ये हमारा मेन फंक्शन। अभी हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन अभी हमें लिखना है फंक्शन डेफिनेशन। अभी हमें ये काम करना है void show struct student st, यहाँ पे st क्रिएट करेंगे। फिर printf
name is st dot name, printf roll number is st dot roll number। सेव करते हैं, st function dot c, एंटर योर नेम अमित, ये लिख दिया। रोल नंबर 45, ये देखिए नेम इज अमित, रोल नंबर इज 45। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन का यूज किया है। तो हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन का एक प्रोग्राम किया है। अब स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये प्रोग्राम हम करके देख चुके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये वही प्रोग्राम है, कंटिन्यू है फर्स्ट स्लाइड से। एरे एंड स्ट्रक्चर, अब हम करेंगे एरे और स्ट्रक्चर। ये प्रोग्राम है स्ट्रक्ट पॉइंट इंट एक्स वाई। यहाँ पे हमने दो मेंबर यूज किए हैं, इंट मेन, फिर है स्ट्रक्ट पॉइंट एरे। यहाँ पे हमने क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एक एरे क्रिएट किया है, साइज 10 लिया है, ARR ये एरे का नेम है। फिर एरे एक्सेस एरे मेंबर, अब एरे मेंबर को हमें एक्सेस करना है। एरे इंडेक्स लिखा हमने यहाँ पे, एरे का नेम इंडेक्स नंबर डॉट एक्स इज इक्वल टू 10, एरे 0 इंडेक्स डॉट वाई इज इक्वल टू 20। इस तरह हमने ये मेंबर्स को एक्सेस किया है, फिर इनकी वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया है। दोनों इंटीजर है, एरे 0 डॉट एक्स, एरे 0 डॉट वाई। तो इसमें डॉट मेंबर एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। इसी प्रोग्राम को हम करके देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कैसे इनका यूज करते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एरे एंड स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को स्ट्रक्ट पॉइंट इंट एक्स कोमा वाई, फिर है इंट मेन स्ट्रक्ट पॉइंट एरे और साइज देंगे 10। ये हमने स्ट्रक्चर के अंदर एरे को क्रिएट किया है। अब हमें लिखना है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखते हैं, इज इक्वल डॉट एक्स, एक्सेस कर रहे हैं हम इनको, ये वैल्यू दी हमने, फिर इंडेक्स नंबर डॉट वाई इज इक्वल टू 20, ये वैल्यू दी हमने। हम यहाँ पे मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं, फिर इनको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ऑफ %d बैकस्लैश n दे देती हूँ बीच में, %d, d को स्मॉल में लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एरे नेम इंडेक्स नंबर डॉट एक्स कोमा एरे इंडेक्स नंबर डॉट वाई। इस तरह हमने इसको प्रिंट कराया। अब हम लिखेंगे गेट ch, फिर रिटर्न, क्योंकि हमने इंट डेटा टाइप यूज किया है, इंट डेटा टाइप यूज किया है तो वैल्यू रिटर्न करानी होती है, हम यहाँ करा रहे हैं रिटर्न 0।
रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। इसको सेव करते हैं, strarray.c। यहाँ पे अब देखिए ये वैल्यू आ गई। देखिए इस तरह हमने स्ट्रक्चर के अंदर एरे का यूज किया है। ये हमारी वैल्यू आ गई 10 और 20, ये वैल्यू हमने जो दी हुई है। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक प्रोग्राम और करते हैं। इसको हमें अच्छे से समझने के लिए आपके पास थोड़े एग्जाम्पल होंगे करने के लिए। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, एरे एंड स्ट्रक्चर को ही, और इसी का एक और प्रोग्राम करते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट मार्क्स। स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हमने यहाँ पे दो मेंबर यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के मार्क्स और रोल नंबर। स्टूडेंट स्ट्रक्चर के दो मेंबर यूज किए, मार्क्स एंड रोल नंबर। फिर हम लिखेंगे, मेन में आ गए। मेन में आने के बाद हमें यहाँ पे एरे क्रिएट करना है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्ट स्टूडेंट एरे, साइज देंगे 10। ये हमने स्ट्रक्चर में एरे क्रिएट किया है। क्लियर स्क्रीन का यूज कर लेते हैं। फिर सेम वही प्रोसेस, स्टूडेंट्स डॉट मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स देंगे 390 AR। इंडेक्स नंबर हम चेंज भी कर सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। फिर हम यहाँ पे दे रहे हैं रोल नंबर इज इक्वल टू जो भी रोल नंबर हमें देना हो। उसके बाद हम इनको प्रिंट करा रहे हैं। अभी हमने ये रोल नंबर और मार्क्स को एक्सेस किया, अब हम इनको प्रिंट करा रहे हैं %d n फिर %d एरे 0 जो इंडेक्स वहां यूज किया है, डॉट मार्क्स कोमा एरे 0 डॉट रोल नंबर। ये हमने प्रिंट कराया, गेट ch रिटर्न 0। ये हमारा प्रोग्राम। हमने इसमें स्ट्रक्चर स्टूडेंट यूज किया है। स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर हमने एरे का यूज किया है। इसको रन करते हैं। ये देखिए ये वैल्यू हमने जो दी थी 390 मार्क्स और रोल नंबर, ये वैल्यू हमें मिल गई। इस तरह हम स्ट्रक्चर के अंदर एरे का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स इसके हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रक्चर और एरे का, हमें स्ट्रक्चर के अंदर एरे का कैसे यूज करना है। अब मेन स्लाइड्स पे आते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए ये प्रोग्राम तो हम कर चुके, ये प्रोग्राम हम कर चुके। इससे के अलावा एक और प्रोग्राम हमने करके देखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से। तो ये दोनों प्रोग्राम आप कर चुके हैं। हम देखिए अब अगला टॉपिक करते हैं, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। अब हमें स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर का यूज करना है। और देखिए स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉइंटर का यूज करते हैं, तो हम मेंबर एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर के हम एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। हमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब भी हम स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर यूज करते हैं और हमें मेंबर एक्सेस करनी है, तो हम एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। देखिए स्ट्रक्ट पॉइंट xy और मेन स्ट्रक्ट पॉइंट p1, यहाँ पे 1 और 2 दो वैल्यू दिए हैं। फिर स्ट्रक्ट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंटर यूज किया है। पॉइंट p2 इज ए पॉइंटर टू स्ट्रक्चर p1। ये देखिए स्ट्रक्चर p1 का पॉइंटर है। फिर है एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर यूजिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर। अब हमें एक्सेस करनी है
एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर यूजिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर के थ्रू हमें एक्सेस करना है और रिटर्न 0। छोटा सा प्रोग्राम है, इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। इसको पॉइंटर का यूज करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर हमें पॉइंटर यूज करना है और हमने ये देखा कि जब हमें पॉइंटर का यूज करना है तो हम स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। स्ट्रक्ट पॉइंट x, y इंट मेन। स्ट्रक्चर पॉइंट के अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए। अब हम लिखेंगे स्ट्रक्ट पॉइंट, स्ट्रक्ट पॉइंट सेम नेम यूज करेंगे स्ट्रक्ट पॉइंट जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। फिर हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू देंगे 1, 2। फिर यहाँ पर हमें सेम नेम का यूज करेंगे, पॉइंटर डिक्लेयर करना है। स्ट्रक्ट पॉइंट p2, पॉइंटर p2 एक वेरिएबल यूज करेंगे और इसमें p1 की वैल्यू डाल देंगे। ऑब्जेक्ट का हमने एड्रेस पास करा दिया पॉइंटर में, ऑब्जेक्ट p1 का। अब हमें एक्सेस करने हैं वैल्यूज को। printf %d और यहाँ पे लिखेंगे p2, यहाँ पे लिखेंगे और एरो का यूज करेंगे एक्सेस करने के लिए, क्योंकि पॉइंटर p2 है, ये इसकी वैल्यू को रीड करेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट p1 है, पॉइंटर p2। तो हमें पहले वैल्यू रीड कराएंगे x की, देन p2 एरो और y। ये देखिए, ये हमने स्टेटमेंट लिखी रिटर्न 0। रिटर्न 0 से पहले हम एक कीवर्ड और यूज करेंगे getch, ताकि स्क्रीन को होल्ड रखे जब तक हम कोई की प्रेस ना करें। देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्ट पॉइंट इसमें हमने x और y 2 मेंबर लिए हैं। फिर इंट मेन, यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और अब इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू रीड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं पॉइंटर। हमें स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर यूज करना है, उसके लिए हमने p2 नाम का पॉइंटर लिया है और उसके अंदर हमने p1 ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करा दिया है। फिर हम इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे जो हमने दी हुई है। देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है। इसकी आउटपुट देखते, पहले सेव करते हैं इसको। हम यहाँ लिखते हैं st pointer .c। देखिए स्टूडेंट्स, 1 और 2 ये वैल्यू आ गई है। अगर आपको एक ही लाइन में थोड़ा स्पेस चाहिए तो \t यूज करते हैं, ये हम पहले की क्लासेस में भी कर चुके हैं। अब देखिए, ये एक टैब इतना स्पेस आ जाएगा 1 और 2 के बीच। तो ये हमने किया स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर का यूज। स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर को हम कैसे यूज करते हैं और उनको फिर हम कैसे स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर के थ्रू हम उनको कैसे एक्सेस करते हैं, इसी का एक और प्रोग्राम करती हूँ। इसी का हम एक और प्रोग्राम करेंगे। देखिए, हमने पिछले प्रोग्राम में भी स्टूडेंट स्ट्रक्चर का यूज किया था। सेम प्रोग्राम लेने से थोड़ा समझ जल्दी आती है, इसलिए हम
वही स्ट्रक्चर यूज करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर इंट मार्क्स। इंट नेम स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू, ये हम वैल्यू दे रहे हैं, रोल नंबर दिया है, पहले हमने रोल नंबर की वैल्यू दी है S1 ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर हम मार्क्स दे रहे हैं, फिर हम मार्क्स दे रहे हैं, फिर str स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2, देखिए S2 पॉइंटर यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और इसके अंदर हम वैल्यू पास करा रहे हैं ऑब्जेक्ट S1 की। फिर क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं, देखिए हमने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर लिया है, 2 मेंबर लिए हैं उसके अंदर, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S1, उसके अंदर रोल नंबर और मार्क्स को वैल्यू दी है। अब हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर दिया हमने पॉइंटर में। अब इसको प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट ऑफ %d हम यहाँ पे लिखेंगे S2 और एरो, फिर रोल नंबर कोमा S2 सेकंड मेंबर जो हमने यूज किया है मार्क्स। अब ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी हमने, रिटर्न 0। इसको हम लिखते हैं struct स्ट्रक्ट पॉइंटर डॉट सी। प्रिंट ऑफ की स्पेलिंग सही करते हैं, PRINTF। ये वैल्यू आ गई है, रोल नंबर और मार्क्स। इस तरह स्टूडेंट्स हमने पार्ट 2 में ये प्रोग्राम किया, पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन, फिर एरे, और अब हमने किया पॉइंटर। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम करते हैं एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की एडवांटेज क्या है, क्यों यूज करते हैं हम इसे प्रोग्रामिंग के अंदर। देखिए स्ट्रक्चर गैदर मोर देन वन पीस ऑफ डेटा। हम क्या करते हैं, मोर देन वन पीस ऑफ डेटा गैदर कर सकते हैं, द सेम सब्जेक्ट टुगेदर इन द सेम प्लेस। एक ही जगह पे मोर देन वन पीस ऑफ डेटा को गैदर कर सकते हैं, इसलिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। It is helpful when you want to gather the data of similar data type and parameter like first name, last name. ये हमें सिमिलर डेटा टाइप्स की कलेक्शन है, उसमें भी हेल्पफुल है, डिफरेंट डेटा टाइप की कलेक्शन है, उसमें भी ये हेल्पफुल है। It is very easy to maintain as we can represent the whole record by using a single name. जब हम पूरा डेटा हमारा एक सिंगल नेम से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए उसे मेंटेन करना बड़ा इजी हो जाता है, ये स्ट्रक्चर की एडवांटेज होती है, इसलिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है, इन स्ट्रक्चर वी कैन पास कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड। कह रहा है हम कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड को किसी भी मेंबर को पास कर सकते हैं यूजिंग ए सिंगल पैरामीटर, एक सिंगल पैरामीटर के थ्रू ही पास कर सकते हैं। You can use an array of structure to store more records with similar types. स्ट्रक्चर के अंदर हम array भी यूज करते हैं और उसके थ्रू हम सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा पास कर सकते हैं। तो ये हमारी एडवांटेज है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की कलेक्शन को एक ही नेम के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि हम
ये तो यूज करते ही हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स की कलेक्शन तो ये है ही। इसके साथ हम फंक्शन का स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, एरे का यूज कर सकते हैं और हम पॉइंटर भी यूज करते हैं। तो ये हमारे स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस हैं। अब है कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट है इफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी प्रोजेक्ट गोज बियॉन्ड द लिमिट इट बिकम हार्ड टू मैनेज। जब आईटी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो इसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जब आईटी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़े हो तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है स्ट्रक्चर की। ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। फिर है चेंज ऑफ वन डेटा स्ट्रक्चर इन ए कोड necessitates change at many other places, therefore change become hard to track। जब हम डेटा स्ट्रक्चर के कोड में कहीं एक जगह चेंज करते हैं तो हमें उसी चेंजेस को कई जगह चेंज करना होता है और उसे हमें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में सेम कोड कई जगह हो सकता है, वो नाम हम कई जगह यूज कर रहे हैं। जब हम एक जगह चेंज करते हैं तो कई जगह चेंजेस हो जाती है, तो उसे ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमने ये नेम कहाँ का रखा था और कहाँ का चेंज हुआ। स्ट्रक्चर इज स्लोअर बिकॉज इट रिक्वायर्स स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल डेटा। स्ट्रक्चर है थोड़ा स्लोअर माना गया है क्योंकि ये जितना डेटा हम उसमें दे रहे हैं वो पूरा स्टोर करता है उसे। फिर यू कैन रिट्राइव एनी मेंबर एट ए टाइम इन स्ट्रक्चर। यू कैन रिट्राइव एनी मेंबर at a time in structure whereas you can access one member at a time in the union। हम इसमें किसी भी टाइम कई मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यूनियन के अंदर एक टाइम पे एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। फिर है स्ट्रक्चर एक्यूपाइज स्पेस फॉर ईच एंड एवरी मेंबर रिटन इन इनर पैरामीटर। इनर पैरामीटर में हमने जो रिटन मटेरियल है हमारा उसे स्पेस की जरूरत होती है स्ट्रक्चर के अंदर, while union occupies space for a member having the highest size written in inner parameter। जबकि यूनियन के अंदर जो हाईएस्ट साइज का पैरामीटर है उसी को ही ये स्पेस एक्यूपाई करता है, सिर्फ वही स्पेस को एक्यूपाई करता है। तो ये इसलिए इसको स्ट्रक्चर को स्लोअर भी माना गया है और ये इसे मेमोरी भी ज्यादा चाहिए होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। स्ट्रक्चर सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी एरे, यूनियन डज नॉट सपोर्ट ए फ्लेक्सिबल एरे। स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल एरे सपोर्ट करता है, यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन हम अगले टॉपिक में डिटेल से करेंगे। तो ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर का पार्ट 2, जिसमें हमने किया स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन का यूज, एरे का यूज, पॉइंटर का यूज, स्ट्रक्चर की एडवांटेज, डिसएडवांटेज। और आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा ये लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।